उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। लोगों ने नम आंखों से कल्याण सिंह को आखिरी विदाई दी। कल्याण सिंह के आखिरी रसूमात बुलंदशहर जिले के नरवरा घाट पर पूरे सरकारी एजाजात के साथ अदा की गई। आखिरी रसूमात में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और रियासती वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के दौरान कौमी परचम के ऊपर पार्टी का झंडा रखे जाने पर एतराज़ किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा लीडर इंज़िमामुल हक ने कहा कि जिस तरह से पार्टी का झंडा ऊपर रखकर कौमी परचम की बेहुरमती की गई वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं जब कौमी परचम के ऊपर पार्टी के झंडे को रखा गया। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीर सामने आ चुकी हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद से इस मामले पर गौर करने की अपील की। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है। उनके दुख में जिन लोगों को दुख है उस दुख में हम भी शरीक हैं। लेकिन जो कल उनके शव के ऊपर रखकर तिरंगे का अपमान किया गया है, क्या वो सही है? जो तिरंगे के ऊपर अपनी पार्टी का झंडा ऊपर रखा गया है और तिरंगे का अपमान किया गया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। इनका पार्टी का झंडा ऊपर होगा, तिरंगे का झंडा नीचे होता है। इस मैं हम लोग तो मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम दरख्वास्त करते हैं कि इसको बहुत ही निंदनीय घटना है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से संज्ञान में लेना चाहिए। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 रोज़ा कौमी इजलास का इनेकाद हुआ। इस इजलास में मुसलमानों को दरपेश शरई और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। बोर्ड के सदर कारी मोहम्मद यूसुफ अजीजी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 10 से ज्यादा रियासतों के उलमा और दानिशवरों ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुसलमानों के हुकूक सल्ब कर रही हैं। मुख्तलिफ महाजों पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इजलास में कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई इख्तिलाफ नहीं है। नज़र को हमारे उलमाए किराम ने बयान कर दिया है और बिलखुसूस मतमई नज़र ये है कि जमहूरी मुल्क में हम सब उलमाए किराम खुर्राए-ए-ज़ाम मिल के इसे आगे बढ़ाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया को, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है खानकाही हजरात से मदद लेंगे और उलमाए किराम से मदद लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। शरीयत के लॉ से जहाँ शरीयत की ज़रूरत पड़ेगी हम उन मामलात में हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया दखल होगा, और जहाँ सियासी एतबार से ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कौमी मुस्लिम को आगे बढ़ाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के इजलास में हमने यहाँ इस प्रोग्राम में ये पैगाम देने की कोशिश की है, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत। मुल्क और मिलत की तरक्की इत्तेहाद में है, इख्तिलाफ से हमें बचना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया बाहमी ताउन से, इत्तेहाद और इत्तेफाक से और कॉमन एजेंडे पर मुत्तफ़िक होकर मुल्क और मिलत की खिदमत के लिए कोशां रहे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक काम होगा, बहुत बड़ी खिदमत होगी और आने वाले दिनों में एक अच्छा बेहतरीन माहौल हमारे अपने मुल्क में बन सकता है। इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी इख्तलाफी मसला हो या कोई भी इख्तलाफी बात हो, हमें मिल बैठना चाहिए। हमें मिल बैठ कर के तबादला ख्याल करना चाहिए, तलखियाँ गलत फहमियाँ उन्हें दूर करना चाहिए। उम्मीद है कि मिल बैठने से बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा। इस तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। जहाँ तक कौमी मिली मसाइल हैं उस हवाले से हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। उसी शिकायत और खला को दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे। अब नहीं, वो तनाव और डिस्प्यूट जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हमें पॉजिटिव सोच कर, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये माजी के किस्से हो गए। अब माशाल्लाह ये जितने भी यहाँ बैठे हुए दानिश्वर हजरात हैं, मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, ये इसी सोच ब्रॉड माइंडेड लेकर यहाँ आए हैं कि वसअत क़ल्बी, वसअत नज़री के साथ हम काम करेंगे। मिली मसाइल में, मुल्की मसाइल में, कौमी मसाइल में तालमेल के साथ काम करेंगे और जो भी हुकूमत रहेगी उस हुकूमत से भी इंशाअल्लाह हम अपना अच्छे राब्ते रखेंगे। जो माजी के जो मसाइल है इस सबको भूल कर अभी जो
कदम उठाए हैं, जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसमें जो अभी उलमा इकराम जो अच्छा जहन साजी लेके एक फेयर अंदाज में हम सब मिलजुल के एक मोहब्बत खुलूस से इत्तेहाद को, खासकर जो है ना इत्तेहाद को जो है ना इसको इन्हें उसकी बात करें। अभी जैसा तनवीर हाशमी साहब ने फरमाया, कादी मोहम्मद अली साहब ने फरमाया, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक सही अंदाज में नया जहन के साथ आगे बढ़ना है और हम सब एक दूसरे को मुत्तफिक होकर एक काम करना है। हम तो ये चाह रहे हैं ना साहब, जितने भी इंतशार है उसको आपस में बैठ के मुत्तहद होकर बात कर सकते हैं। जैसा तनवीर हाशमी साहब फरमाएं कि जब तक हम एक जगह बैठ के एक दूसरे ख्यालात जाहिर नहीं करेंगे, यानी थोड़े खल्फी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर का मुकाबला करने और तमाम अफराद को लाजमी तौर से टीका लगवाने के लिए बड़े पैमाने पर आवामी बेदारी मुहिम की शुरुआत की गई है। आम लोगों को वैक्सीन लगवाने की तरफ रागिब करने के मकसद से इलाहाबाद में फनकारों ने अपनी तरफ से पहल की है। शहर की महात्मा गांधी आर्ट गैलरी में 7 रोजा नुमाइश का आगाज किया गया। नुमाइश में कोरोना की तबाहकारियों के दौरान ली गई ऐसी तस्वीरों को पेश किया गया है जिससे आम लोगों में टीकाकारी की अहमियत को वाज़ेह किया जा सके। नुमाइश में कोरोना की दूसरी तबाही के मनाजिर को तस्वीरों के जरिए पेश किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आवाम को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि तीसरी लहर से पहले टीका लगवाकर खुद को और समाज को महफूज बनाने में अपना ताउन पेश करें। यहाँ बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जिसपे वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जा रहा है और कैसे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और थर्ड वेव को रोकने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या व्यवस्था, हॉस्पिटल्स में क्या व्यवस्था, उनकी फोटोग्राफ्स भी शामिल की गई है। तो निसंदेह थर्ड वेव को रोकने में यह जो प्रदर्शनी है वो बहुत प्रोत्साहित और मोटिवेट करने वाली है। अयोध्या के रामलीला में कई फिल्म अदाकार रामलीला के मुख्तलिफ किरदारों में नजर आएंगे। ये रामलीला अयोध्या में सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के अहाते में होगी। इस ताल्लुक से फिल्म अदाकार रजा मुराद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके लिए फख्र की बात है कि वो एक मरतबा फिर रामलीला का हिस्सा बन रहे हैं। चूंकि रामायण हमेशा उसूलों पर जीने की सीख देता है, अयोध्या के रामलीला लॉर्ड राम के अकीदतमंद कई सैटेलाइट चैनल्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए राम अपने घरों में बैठकर देख पाएंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 16 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने घरों में बैठकर कोरोना वबा के दौरान रामलीला देखी थी। तो ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत बड़ी सीख इसलिए है कि भरत सौतेला भाई होने के बावजूद कितना प्यार करते थे अपने भाई से, और एक हुक्म पर वो अपनी सौतेली मां के वो चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। ऐसे बेटे थे, लक्ष्मण जी उनके भाई थे, वो भी उनके साथ हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम राम राज्य की बात करते हैं, उससे अच्छा राज्य कोई नहीं है। किसी भी देश में अगर राम राज्य आता है तो उस देश के वारे न्यारे हो जाए, वारे के न्यारे हो जाए। कानपुर एमआईएम के खवातीन विंग के सदर रिया सिद्दीकी ने अपनी पार्टी की यूथ टीम पर संगीन इल्जाम आयद किया। उनका कहना है कि यूथ टीम लगातार सोशल मीडिया पर पार्टी के खवातीन सदर पर गलत तबसरे कर रही है, जिसकी शिकायत पार्टी आला कमान से की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर महिला विंग है और यहाँ पर नगर अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या उनकी दिक्कतें हैं। मैम, किस तरह की दिक्कतें हैं, और फेसबुक पर जिस तरह से और सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं उससे आपको दिक्कत है? पहले भी आपने इस्तीफा दिया था, क्या पूरा मामला है? लगातार फेसबुक पर अभद्र टिप्पणियां करी जा रही हैं महिला विंग को लेकर के। कुछ जाहिलाना सोच, क्या महाजाहिल जो अपनी परवरिश का बार बार सबूत पेश करते आ रहे हैं। जब भी कानपुर में किसी की लोकप्रियता बढ़ी है, कोई अच्छे मकाम पर गया है, उनकी हिस्ट्री रही है, आप और पदाधिकारी से भी पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी के ग्राफ को गिराने का काम करा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाईकमान उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि इनकी जो मानसिकता है जाहिलाना, जो क्राइमिनल टाइप की इनकी जो मानसिकता है, उससे प्रदेश और हाईकमान और जिला कमेटी भी खौफ में है, जिसके जरिए वो कोई भी एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। क्या लगता है, एमआईएम पार्टी आपने ज्वाइन किया, तकरीबन आपको 4 साल हो गया, उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, और क्या पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं? क्या लगता है? देखिए, मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी तो मेरा मोटिव था कि 49.8% हम महिला वोटर्स हैं, और जिस तरीके से सभी
नेता कहते हैं जागो मुस्लिम, जागो यादव, जागो दलित, इस तरीके से मैं भी कहना चाहूंगी कि जागो महिलाओं जागो, दिस इज योर टाइम, ये तुम्हारा वक्त है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हमें किसी से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि महिला इतनी कमजोर, इतनी बेबस नहीं है कि वो अपनी लड़ाई के लिए किसी के जाकर दरियाफ्त करे या किसी से गुहार बार बार लगाती रहे। एक एक जानकारी, एक एक पल की अपडेट, सोशल मीडिया का जमाना है, सब सक्रिय हैं और सबको एक एक न्यूज, एक एक पल पल की खबर मौजूद है, उसके बाद भी कोई एक्शन किस तरीके का नहीं लिया गया है। रिया जी, एक चीज और कि आपने पहले भी इस्तीफा दिया था पार्टी से, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, अब क्या करेंगी? पार्टी में रहेंगी, इस्तीफा देंगी, क्या करेंगी? इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आज भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से मजलूमों की आवाज को उठाते हैं और पर्सनल तौर पे भी वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मेरी लड़ाई जिस तरीके से कोरोना के मरीज से लड़ते, कोरोना से हमें लड़ना है, मरीज से नहीं लड़ना, उस तरीके से हमें पार्टी के जो जिला यूथ की टीम है हमें उससे लड़ना है, पार्टी के सभी पदाधिकारियों से नहीं लड़ना है। मतलब पार्टी आप नहीं छोड़ेंगी, इस्तीफा नहीं देंगी, क्या फैसला क्या है? अभी इस बारे में विचार मंथन चल रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से रिया सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद थी, जो नगर अध्यक्ष हैं MIM से, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से यूथ टीम जो है कानपुर की सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहा है, जिसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके में एक शिकायत मिली थी कि 5वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिब इल्म की किसी ने ID पासवर्ड हैक कर ली है। ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में अगवा करने का पैगाम आया है, बच्चे का क्लास से नाम हटा दीजिए वरना उसके साथ गलत हो जाएगा। साइबर सेल पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि बच्चे ने खुद ही पैगाम डाला था। साइबर सेल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक गार्जियन ने शिकायत दी थी कि उनका जो बच्चा है वो ऑनलाइन क्लासेस करता है, तो उसकी ऑनलाइन क्लास की ID और पासवर्ड हैक करके उसे क्लास छोड़ने की धमकी दी जा रही है और उनके अन्य घरों के नंबर पे तमाम धमकी आ रही है कि बच्चे को क्लास छुड़वा दीजिए, नहीं तो उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जाएगा। इस सूचना पे साइबर सेल ने जब जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में ज्ञात हुआ कि ये काम लड़के द्वारा स्वयं किया जा रहा था। लड़के की काउंसलिंग कराई गई है, गार्जियनों को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है और काउंसलिंग करा के और वॉइस में गार्जियंस को भी कहा गया है कि आप इस पर सतर्क दृष्टि रखें ताकि ऐसी किसी भी अन्य घटना होने से बचा जा सके। लॉकडाउन में दादा दादी की पाबंदियों से 5वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही स्कूल के ग्रुप में अपहरण की झूठी सूचना डाल दी। इससे शिक्षकों को भी लगा कि कहीं ना कहीं इसका अपहरण हो सकता है, तो इस बात को लेकर उन्होंने साइबर पुलिस को सूचना दी। इस मामले का खुलासा किया तो पता चला कि मोबाइल पर टोकने से बच्चे ने अपने अपहरण की झूठी सूचना डाली थी। 15 दिन तक ये मामला चला। बच्चे की ऑनलाइन क्लास भी थाने के अंदर हुई। गाजियाबाद साइबर पुलिस ने अब इसका खुलासा कर दिया है। बच्चे ने अपने अपहरण की झूठी सूचना डाली थी और हैक होने की बात भी बच्चे ने ही बताई थी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है, जिसके बाद जेवलिन थ्रो में आगे बढ़ने की तलबा में ख्वाहिश पैदा हुई है। कई ऐसे टैलेंटेड तलबा हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने कोच और मुल्क का सर फख्र से बुलंद भी किया है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के कृष्ण कुमार पालवेल की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में कोचिंग देकर कई बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन किया है और वो कई माजूर बच्चों को भी कोचिंग देते हैं। हाँ, इनको मैंने ही सिखाया है। इन्हें ऐसा समझो, डायरेक्ट समझ लो या इनडायरेक्ट में पॉइंट वगैरह बताए हैं। कुछ को बिल्कुल पर्सनली सिखाया है मैंने। अभी तो जो सीनियर में है 3-4 लड़के अभी प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अभी अच्छे चल रहे हैं, और अभी एक लड़का पैरा ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुआ है जिसको मैं पिछले 2 साल से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्या नाम है? उसका नाम है रंजीत भाटी। नौकरी लगने के बाद मेरा गेम थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्शन देने की वजह से ना तो वहाँ से समय मिला ना मैं ही हिम्मत जुटा पाया, मैंने गेम छोड़। रंजीत भाटी को मैं पिछले 2 साल से कोचिंग दे रहा हूँ और लगभग ज़्यादा समय मोदीनगर में बिताया है। उस समय मेरठ में भी प्रैक्टिस हुई है।
फोर्स ने उठाया दिल्ली की जल सुरक्षा का जिम्मा। मिलिए दिल्ली के ज्योति शर्मा से, जिनका कौमी राजधानी की जल सुरक्षा में बेमिसाल खिदमत रही हैं। इनकी सरबराही वाला नॉन प्रॉफिट इदारा फोर्स ने जल सुरक्षा के खातिर सैकड़ों कम्युनिटीज, जमीनी हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स और मकामी लीडरों को यकजा किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मा खुद उठाती हैं और इसकी कामयाबी को यकीनी भी बनाती हैं। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। I'm Jyoti Sharma. I am the founder president of a non-profit called Force, which works for water security and sanitation. The idea of water security is actually very simple. All it means is demand and supply should be balanced. That's all. So what we do is we calculate the available supply. How much rainwater, how much wastewater. That's one side of the balance sheet, and the other side of the balance sheet is how much water do people need. And then what we do is we try and plan to make sure that every drop of rainwater is harvested. So it's a zero rainwater flow out area and a zero wastewater flow out area. So what you see here is an example of a rainwater harvesting structure. Now what is this doing? As you can see, these are DDF flats. What it's doing is there is a stormwater drainage system that exists in such areas. It's just tapping into that stormwater drainage system. So all the water automatically we will bring it here. There is some cleaning that is done so that the water does not contaminate to groundwater, and it just percolates into the ground. And it's as simple as that, nothing more. And this is the kind of thing we've done in thousands of places. If you visit our website, you will see something called a Blue Delhi Declaration. So we actually did a calculation for 7 of the biggest cities in the country, including Delhi. And the calculation simply was, do we have enough water for our needs? And Delhi has enough water for its needs. So if you put together our share of the river waters that we are getting, the rainwater that can be harvested, our current existing wastewater treating capacities, there is absolutely no reason why Delhi should need a single drop of water more from outside. चलिए, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।